हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा क्या है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा चक्र। उस अभिप्रेरणा चक्र को समझने से पहले हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझ लें, क्योंकि वो मोटिवेशन में हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति। सामान्य भाषा में हम कहते हैं ना कि अरे इसकी फितरत ही ऐसी है, ये ऐसा ही करेगा। यानी कि जो उसकी मूल वृत्ति होती है व्यक्ति की, वो उसके व्यवहार में हमेशा झलकती है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित तथ्यों में मूल वृत्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले समाज मनोवैज्ञानिक मैक्यूगल ने इस धारणा पे प्रकाश डाला था, और उन्होंने कहा कि प्राणी जो है वो अपने लक्ष्य उन्मुख व्यवहार या अपना अभिप्रेरित व्यवहार जब करता है तो उसमें मूल प्रवृत्तियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि प्राणी में जन्मजात अनेक उत्तेजक शक्तियां पाई जाती हैं, जो कि प्राणी के व्यवहार का निर्देशन और संचालन करती हैं, जो कि उसको डायरेक्टिव करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, एक दिशा देती हैं। उनको मैक्यूगल ने मूल प्रवृत्तियों का नाम दिया। फ्रॉयड जो थे, उन्होंने भी दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्राणी में दो तरह की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जीवन मूल वृत्ति और मरण मूल वृत्ति, जिसको लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं। जिस भी ये हमारे जन्मजात होती हैं, जिस प्राणी में जिस तरह की वृत्ति होती है वो उसी तरह के कार्य को करने को प्रेरित होता है। अगर व्यक्ति में जीवन मूल वृत्ति है तो वह रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कोई अच्छी राइटिंग स्किल्स लिखेगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम वो व्यक्ति या प्राणी करता है। अगर हमारी मरण मूल वृत्ति या मृत्यु मूल वृत्ति, जिसको डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, अगर वो हमारे अंदर है तो वो प्राणी को विध्वंसात्मक कार्य यानी डिस्ट्रक्टिव कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे किसी भी प्राणी में बहुत ज्यादा जो मारदार हिंसक होता है, तोड़ फोड़ करने वाला है, बहुत गुस्सैल है, या इस तरह के काम कर रहा है जो कि हर समय डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहे हों, तो ये हमारी वृत्तियां होती हैं और ये हमारे व्यवहार में हमेशा झलकती हैं। इनका परिपक्वता जो है समय के साथ साथ हमारे अनुभवों के साथ बढ़ती जाती है। मैक्डोगल ने इसी आधार पर उन्होंने कहा कि दो तरह की विशिष्ट वृत्तियां होती हैं, एक विशिष्ट वर्ग में होती है, दूसरी सामान्य वर्ग में। विशिष्ट वर्ग में भूख, प्यास, नींद, भय, क्रोध, ये सब है, और सामान्य वर्ग में हमारे सहानुभूति है, अनुकरण है, इस तरह से। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे लोगों ने इंस्टिंक्ट जो विचारधारा थी उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। उसके बाद अगली विचारधारा आती है हमारे ड्राइव की, यानी ड्राइव जिसको कि हम अंतर्नोद कहते हैं, उद्दीपन या उद्दोलन की स्थिति, यानी कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड जैसे हो जाते हैं। जैसे कोई भी चीज हमें काम करना है, किसी चीज की हमें प्रेरणा मिली और हम कितना एक्साइट होकर के उस काम को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, वो हमारा व्यवहार की व्याख्या उससे होती थी। तो मूल कृतियों को अस्वीकारने के बाद में अंतर्नोद की धारणा हमारे आई। जैसे मिलर और डॉलार्ड थे, उन्होंने कहा कि अंतर्नोद एक तरह का हमारे पावरफुल स्टिमुलस है, यानी शक्तिशाली उद्दीपक है, जो कि हमारे अंदर कोई भी एक्टिविटी को उत्पन्न करता है, क्रिया को उत्पन्न करता है। और यह शक्तिशाली उद्दीपक हमारा अंतर्नोद यानी ड्राइव होगा।
उद्दीपक जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, ड्राइव उतना ही उसमें ज्यादा होगी। जैसे हम जितने ज्यादा भूखे हैं, हम उतने ही ज्यादा भोजन की तलाश करेंगे। कम भूख है तो हम कम तलाश करेंगे। तो इसका हमारे व्यवहार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह एक तरह की एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। इसको हम चेंज करके हमारे व्यवहार पे भी क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देख सकते हैं। और जो ही हमारी नीड कंप्लीट हो जाती है या मोटिवेशन कंप्लीट हो जाता है, ड्राइव भी खत्म हो जाती है और व्यक्ति होम्योस्टेसिस में आ जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस, जिसको कि हम समस्थिति कहते हैं। समस्थिति जो है अवधारणा, अंतर्नोद की अवधारणा के ऊपर ही आधारित है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो हम पानी पी करके हमारी बॉडी के संतुलन, पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं। हम बहुत ज्यादा, अगर हमें ठंड लग रही है तो हम कपड़ा ओढ़ लेते हैं, कुछ पहन लिया हमने, मोटा वुलन पहन लिया कि हमारी बॉडी वार्म बनी रहे, यानी हमारा जो बॉडी का स्टेटस है वो मेंटेन रहे। यानी कि हमारे शरीर में कोई भी असंतुलन जब हो जाता है तो हम उस असंतुलन को खत्म करने के लिए, समस्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। चाहे वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो या हमारे अन्य कोई स्थिति हो, चाहे हम भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी भी प्रकार की हमारी शारीरिक अवस्था हो। जैसे हम, कोई भी व्यक्ति तनाव में नहीं रहना चाहता, क्यों? क्योंकि सब खुश रहना चाहते हैं। तो जो ही कोई तनाव आया, हम उस तनाव को समाप्त करना चाहते हैं और एक नॉर्मल रहना चाहते हैं, यानी कि होम्योस्टेसिस जो हमारी समस्थिति है हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो यह है हमारी तीन कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें अभिप्रेरणा को समझने में सहायक होंगे। अब हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे शुरू कैसे होती है। अभिप्रेरणा शुरू होने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है आवश्यकता। इसको हम जिसे मोटिवेशन साइकिल कहते हैं कि मोटिवेशन हमें जब तक नहीं मिल सकता जब तक हम किसी चीज की कमी महसूस नहीं कर रहे हो या हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम मोटिव या मोटिवेट नहीं हो सकते। ये जो चक्र है कि अंतर्नोद, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड गोल, ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, या ये मोटिवेशनल साइकिल के हमारे कुछ स्टेट्स हैं आपस में। हालांकि तीनों कॉन्सेप्ट लगभग हम एक ही अर्थ में इनका यूज करते हैं कि इंसेंटिव है, प्रेरक है, अंतर्नोद है, लेकिन इनके अर्थ जो है पूर्णतः अलग हैं। आवश्यकता यानी कि कोई भी चीज की जरूरत या उसका अभाव होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम अभी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में मेरा गोल है फर्स्ट डिवीजन से पास होना, यानी कि अभी आपके पास फर्स्ट डिवीजन है नहीं, आपको चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि आप में कितनी इच्छा है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। कितने परसेंट आप सोचते हैं कि भाई हाँ मुझे चाहिए। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हम भूखे हैं, अगर थोड़ा बहुत भूख लगी है, हम बैठे हैं कि कोई बात नहीं, अभी माँ आएगी और खाना दे देगी, खा लेंगे, भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हो, पेट में भूख के मारे दर्द होने लग गया हो, तो भी आप इंतजार करेंगे माँ का? नहीं, आप ढूंढेंगे घर में क्या खाने को है क्या नहीं है। तो यानी कि नीड आपकी कितनी है, आपको कितनी किसी चीज की जरूरत है, वो आपको मोटिवेट होने के लिए डिपेंड करती है या उसका निर्धारण करती है कि आप कितना मोटिवेट होंगे। तो आवश्यकता की संतुष्टि जो है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है
असंतुष्टि भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। आवश्यकताएं जो है हमारी शारीरिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी हो सकती हैं। आगे हम पढ़ेंगे हमारी अलग अलग तरह की नीड्स हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं तो हमारी है, भूख है, नींद है, प्यास है, सेक्स है, ये सारी चीजें हैं। और हमारी मानसिक आवश्यकताएं हैं, हमें प्यार पाना, संबंधन, हमारे किसी से एफिलिएशन होना, लव है, हमारी पावर की नीड है, हमें एफिलिएशन की नीड है, अचीवमेंट की नीड है। तो हमारी नीड किसी भी तरह की हो सकती है। अब जब हमारे अंदर आवश्यकता है यानी कि पहला चरण या पहला चक्र का पहला हिस्सा हमारा शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है हम जब आवश्यकता होती है तो उससे हमारे ड्राइव की उत्पत्ति होती है, यानी कि अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है। अंतर्नोद जो है हमारा तनाव की उन अवस्थाओं के रूप में देखा जाता है जो तब उत्पन्न होती हैं जब हमारे शरीर में कुछ आवश्यकता होती है, और ये ड्राइव जो है उस तनाव को दूर करने का एक आग्रह होती है। जैसे हमने आवश्यकता में कि आवश्यकता होगी तो अंतर्नोद उत्पन्न होगा, और अंतर्नोद हमें काम करने के लिए बाध्य करता है। जब कोई व्यक्ति जैसे भूखा है तो वो भोजन मांगेगा, यानी कि आवश्यकता से अंतर्नोद उत्पन्न होता है। इससे जो है विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं का अर्जन होता है या ऊर्जन होता है, यानी हम उससे एनर्जाइज होते हैं कि भूखे हैं, हमें कितनी ज्यादा भूख लगी है, हम भोजन ढूंढेंगे या भोजन खाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। वो किस पे निर्भर करेगा कि आवश्यकता कितनी है और उस आवश्यकता से हमारे अंदर कितना ज्यादा ड्राइव उत्पन्न हुआ है। हम किस उस भोजन को प्राप्त करने के लिए कितनी क्रियाएं करेंगे, ये हमारा उस पर निर्भर करेगा। व्यक्ति अंदर अपने अंदर एक एनर्जी सी फील करता है और उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे बोरिंग थे, उन्होंने कहा कि अंतर्नोद जो है हमारे शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार को करने के लिए प्राणी में प्रेरणा उत्पन्न करती है। इसलिए आवश्यकता को अंतर्नोद की जननी माना जाता है, या हम कहें कि अंतर्नोद उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता का होना जरूरी है। इसी तरह हिलगार्ड और एटकिंसन जो थे, उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि एक आवश्यकता बहुत ज्यादा हो तो अंतर्नोद भी उसी अनुपात में उत्पन्न हो। उनका ये मानना था। उसके बाद हमारा अगला चरण आता है इंसेंटिव, यानी जिसको हम प्रोत्साहन कहते हैं। प्रोत्साहन जो है अभिप्रेरणा चक्र की तीसरी अवस्था है। यहाँ जो है प्राणी क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद जो उसे मिलता है वो प्रोत्साहन कहलाता है, यानी लक्ष्य प्राप्ति की वो दशा है जहां उसे उसका जो आवश्यकता थी जिस चीज की वो प्राप्त हो जाती है। यह बाह्य वातावरण बाह्य होता है या वातावरण से मिलता है व्यक्ति को, जो आवश्यकता या उसके अंतर्नोद को तृप्त करता है। जहां आवश्यकता और अंतर्नोद आंतरिक अवस्थाएं थी, वहीं प्रोत्साहन जो है वो बाह्य कारक होता है। यहाँ पे प्रत्येक अंतर्नोद के लिए एक उपयुक्त प्रोत्साहन होता है जो उसके प्राणी की व्यवहार की दिशा को निर्धारित करता है। जैसे भूख से बेहाल अगर व्यक्ति है या बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो जब वो इधर उधर प्रयास करता है और उसे भोजन मिल जाता है तो भोजन उसके लिए प्रोत्साहन है, और जो ही भोजन मिलेगा उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। भोजन करने के पश्चात वो तृप्त हो जाएगा, उसके आवश्यकता जो थी उसकी पूर्ति हो जाती है, यानी कि उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।
और जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, यानी कि साइकिल खत्म हो जाता है। उसके बाद जब एक अभिप्रेरणा हमारी पूर्ण होगी, एक लक्ष्य पूर्ण हो गया, तो उसके बाद हमारा अगला लक्ष्य, दोबारा एक नई आवश्यकता उत्पन्न होती है और फिर ड्राइव उत्पन्न होती है, फिर इंसेंटिव मिलता है और हम गोल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ओवरऑल लाइफ में जो है मोटिवेशन साइकिल चलता रहता है और हम नई नई आवश्यकताओं को पूरा करते चले जाते हैं। धन्यवाद।